बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12 का, यानी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के तत्व। तो फिलहाल जो हम स्टार्ट करेंगे वो डी ब्लॉक के बारे में होगा लेक्चर, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिपीट होंगे क्योंकि इसमें जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 1 शुरू करेंगे और उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं डी के वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी की। तो ये हो गया डी। तो डी ब्लॉक के तत्व हम किसे कहते हैं? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाता है तो उसे बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ध्यान रखना, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी उपकोष में जाता है तो उसे बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व का दूसरा नाम होता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। तो या तो आप डी ब्लॉक कह लो या फिर संक्रमण तत्व कह लो, दोनों बातें एक ही हैं, परंतु दोनों में थोड़ा बहुत अंतर भी है। जैसे संक्रमण तत्व का मतलब है कि डी उपकोष में लगातार इलेक्ट्रॉन भरते रहने चाहिए, यानी रुकने नहीं चाहिए। या बोल सकते हो कि जो डी उपकोष है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका भी देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं डी की। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? डी में जाना चाहिए। अब बात करते हैं तो डी में कौन कौन आते हैं, यानी कितने कितने भाग हैं। तो डी में एक हमारे पास आता है 3D, एक आता है 4D, एक आता है 5D और एक आता है 6D। अगर हम बात करते हैं क्लास 12th की, तो 12th क्लास में 3D वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 4D और 5D के दो चार जो तत्व हैं वो आपको याद होने चाहिए। चलो फिलहाल देखें, 3D की बात करते हैं। तो डी में कितने बॉक्स होते हैं? तो डी में 5 बॉक्स होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? 10, क्योंकि एक बॉक्स में कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो टोटल अगर 10 आएंगे, इसका मतलब 3D में कितने तत्व होंगे? 10। 4D में कितने तत्व होंगे? 10। और ऐसे 5D में कितने तत्व होंगे? 10। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि 3D, 4D और 5D में कितने कितने तत्व होते हैं। अब बात आती है कि इन तत्वों को याद करने की कोई ट्रिक है या नहीं है। तो है, देखिए पहले हम बात करते हैं 3D। तो 3D को याद करने की ट्रिक है स्टार टीवी केबल में फीको नीकू जन। तो ये याद करने की ट्रिक है किसकी? 3D की। तो देखें, स्टार यानी SC, टीवी यानी टाइटेनियम वैनेडियम, केवल में केवल यानी Cr, में यानी Mn, फीको फी यानी Fe, को यानी Co, नीकू तो नीकू यानी Ni और Cu, और लास्ट में जन है तो जन का मतलब Zn। तो ये आपके पास तत्व हो गए टोटल 10। स्टार टीवी केवल में फीको नीकू जन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो ये परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के तत्व हैं। हालांकि हमें परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं है, पर हम 3D के याद कर लेते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 3D रहेगा। अगला चैप्टर इस डी ब्लॉक से लिंक है, इसलिए हमें 3D वाले तत्व याद होने चाहिए 10 के 10। अब बात करते हैं 4D। तो 4D में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो ये है यूं, जरा, ना, मानो, तुस्सी, रूप, रंग, पर, अजी, कह दिया। अच्छा, अब देखें, यूं जरा, तो ये हो गया यूं जरा। ना मानो, तुस्सी रूप रंग, तुस्सी रूप रंग, पर अजी कह दिया। तो कह दिया यानी CD। तो ये हो गए, इसमें 4D में कितने तत्व हो गए? 10 तत्व हो गए। इस चीज को ध्यान रखना। 3D में भी 10 हैं, 4D में भी 10 हैं। अब बात करते हैं 5D की। हाँ, जिन तत्वों का अगर नाम याद नहीं है तो ध्यान रखना, यट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडिनियम, सिल्वर और कैडमियम।
तो ये 10 तत्व हो गए। बात करते हैं 5D की, तो 5D की है ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। तो ये 5D के तत्व आ गए हैं 10। तो कौन कौन से होंगे देखें। तुम्हारे पास है ला हफ्ता, तो ये हो गया ला हफ्ता, वरना रे, वरना रे, उधर इधर, उधर इधर, पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा 3D 4D एंड 5D के तत्व आपको कैसे याद करने हैं। तो मैंने ट्रिक लिख दी है, इस तरीके से आप 3D 4D और 5D के 10 तत्व आप याद कर सकते हो। टोटल हो जाएंगे 30। इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या रहेगा 3D और 4D 5D में से एक एक दो तत्व याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक क्लियर करते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है, तब हम बढ़ेंगे आगे। देखिए जैसे बात करता हूं Zn, जो लास्ट वाले तत्व है Zn, Cd और Hd। तो ये हमारे पास हो गए Zn, Cd और Hd। हालांकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता दूं Zn होता है 3d10 4s2, ये होता है 4d10 5s2 और ये होता है 5d10 6s2। याद करने का तरीका इजी है, ये 3d10 है तो आगे संख्या एक बढ़ जाएगी, 4 है तो 5 है तो 6। अब ध्यान से देखिए, ये 5d10 4d10 और 3d10। हमें पता है कि D में 5 बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं। टोटल कितने भर रहे हैं इसमें 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे मैंने 10 भरा तो ये पूरा फिल हो गया, यानी पूरा भर गया, यानी यहाँ पे रुक गया। संक्रमण तत्व कौन होते हैं? जिनके डी कोश में लगातार इलेक्ट्रॉन भरते रहने चाहिए, परंतु Zn, Cd और Hg में 10 के 10 पूरे भर चुके हैं। इसका मतलब ये रुक गया है। इसका मतलब है तीनों के तीनों संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है, परंतु इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है? डी उपकोश में जा रहा है। इसका मतलब तीनों के तीनों डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, यानी डी ब्लॉक के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को डी ब्लॉक में रखा हुआ है। तो ध्यान रखना, Zn, Cd और Hg डी ब्लॉक के तत्व नहीं है, मतलब Zn, Cd और Hg डी ब्लॉक के तत्व हैं, परंतु ये संक्रमण तत्व नहीं है। और तीनों की हम बात करते हैं तो तीनों के जो गुण हैं वो डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को डी ब्लॉक में रखा हुआ है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें सारी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणों की, यानी गुण क्या क्या होंगे। पहला हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो क्या हमें 1s2 2s2 या ये सब चीजें करनी पड़ेंगी? तो नहीं करनी पड़ेंगी, शॉर्ट एंड ट्रिक का यूज करेंगे। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अंतिम, वो होता है n-1d ns, ये होता है। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हम लेंगे 4 से, ठीक है। यानी n का मान मैं यहाँ पे 4 रख दूंगा तो क्या क्या होगा, 4 मैंने यहाँ पे रखा तो 4 माइनस 1 क्या आ गया 3d, n का मान 4 यहाँ पे रख दिया तो क्या आ गया 4s। इसका मतलब ये हो गया 3d 4s। अब ध्यान रखेंगे n का मान जो 4 है वो किसके लिए है? 3d के लिए है। n का मान 5, n का मान 6 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे सीरीज हम आगे चलते जाएंगे n की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। यानी कहीं भी 3d और 4s की बात करते हैं कब आएगा? जब n का मान 4 होगा। अगर मैं n का मान 5 रख दूं तो 5 यहाँ पे रखो तो 5 माइनस 1 यानी क्या आ गया 4d, 5 यहाँ पे रख देंगे तो 5s। ऐसे n का मान अगर 6 रख दूं तो 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, तो 6 माइनस 1 यानी 5d और 6 यहाँ पर तो 6s हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये हमारे पास कौन हो गया 3d, ये हमारे पास कौन हो गया 4d और ये हमारे पास कौन हो गया 5d। तो ये 3d सीरीज हो जाएगी, ये 4d सीरीज हो जाएगी और ये 5d सीरीज हो जाएगी। इसको हम प्रथम सीरीज यानी प्रथम श्रृंखला, द्वितीय और ये तृतीय हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो हमारे पास क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है 3d वाला है, इसका मतलब 3d 4s, इसका मतलब n-1d ns में n बराबर 4 लेके चलेंगे। चलो देखें, तो हमारे पास हो गया
इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना होता है n-1d और ns, जहां पे n का मान कितना है 4। अच्छा शुरू करते हैं SC से, तो ये हो गया स्टार T V केवल में फी को नी कु जन। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक है। अब करना आपको क्या है, क्योंकि हम 1s2 नहीं कर रहे हैं, ये अंतिम है, ध्यान रखना अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी भाइतम कोश की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 1s2 करने की नीड नहीं है, बस शॉर्ट एंड ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, हमने यहाँ पे लिखा 4 तो कितना आ गया 3d, यहाँ पे 4 रखा तो क्या आ गया 4s, बस इतना ध्यान रखना है 3d और 4s का यूज करना है। अब ये SC से लेकर ZN तक तुम्हें क्या करना है 3d1 4s2 बढ़ते जाएंगे ऐसे 3d2 4s2 3d3 4s2 3d4 4s2 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 4s2 और 3d10 4s2। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या करना सुने, 11वीं में आपने पढ़ा था क्रोमियम और जो कॉपर है वो अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब है 3d4 है, ये 4s2 है, तो यहां से 1 निकल जाएगा तो 1 रह गया, और वो 1 किसके पास आ जाएगा इसके पास, तो ये 3d5 हो जाएगा। ऐसी कॉपर की बात करते थे तो यहां से 1 कम होता था और यहाँ 1 आ जाता था, तो ये 3d10 हो जाता था। ऐसा क्यों हो जाता था, क्योंकि ये अर्धपूर्ण हो जाता है, और अर्धपूर्ण कक्षक कैसे होते हैं स्थायी होते हैं, और ये वाला क्या था ये पूर्ण हो जाता है, और पूर्ण कक्षक कैसे होते हैं स्थायी होते हैं। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्रोमियम और कॉपर में अपवाद आता है। तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया होगा। अगर ये 3D के हैं तो ये 3D वाले पार्ट आ गए, अगर 4D के यूज करते तो यहाँ 4D और यहाँ 5s एक बढ़ जाएगा, अगर हम 5 वाले के यूज करते तो 5D 6s हो जाता, सेम पैटर्न में चलता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया होगा। ये गुण नंबर हो गया 1। अब बात करते हैं गुण नंबर 2 की, और फिर बढ़ते हैं आगे। देखें गुण नंबर हम 2 की बात करें तो 2 में आप यूज कर सकते हो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है ऑक्सीकरण अवस्था का एक से अधिक मान होना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई तत्व है, वो तत्व A है मान लेते हैं, A कह रहा है कभी तो मैं +2 में मिलूंगा, कभी तो मैं +3 में मिलूंगा, कभी +4 में मिलूंगा, यानी मेरी ऑक्सीकरण संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब मैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या बात आती है, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है n-1d और ns। इन दोनों की जो ऊर्जा है, इन दोनों की जो ऊर्जा है वो लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। इसका मतलब है n-1d यानी d वाले भी और s वाले भी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं बल बनाने के लिए या रासायनिक क्रिया कराने के लिए। तो इसका मतलब है दोनों के दोनों अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये ऑक्सीकरण संख्या 1 से अधिक बार यूज की जा सकती है। मतलब पहला क्वेश्चन बोर्ड में आता है, बी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा n-1d और ns की ऊर्जा लगभग समान होती है, जिस कारण ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट यानी बंद बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसका मतलब ये डी ब्लॉक के तत्व जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मैं एक एक करके तुम्हें बताता हूं, जैसे कैसे Fe आता है, जैसे मान लो अब Fe Fe होता है 3d 6 4s2। अब यहां से ध्यान रखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों की जो लिमिट है यानी +2, यानी कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालने ही हैं, ये ध्यान रखना। अपवाद भी आएगा, वो अपवाद बाद में देखेंगे, फिलहाल कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालने ही है। तो अब देखें अगर Fe ने यहां से 2 निकाल दिए तो Fe पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब मान लो 2 तो निकाल ही रहा था, एक यहां से और निकाल दिया तो Fe पे कितना चार्ज आ जाएगा, +3 आ जाएगा। मान लो एक और निकाल दिया तो Fe पे +4 आ जाएगा, एक और निकाल दिया
Fa+5 आ जाएगा। तो इस तरीके से Fe जो है मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, बट इससे अधिक भी निकाल सकता है। इसका मतलब Fe के ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर साथ साथ में ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों की ऊर्जा लगभग कैसी है, समान है। इसका मतलब दोनों अगर ऊर्जा समान प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था एक से अधिक होगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझें। पहला क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो उसका आंसर ये हो गया, एक लाइन में दोनों की ऊर्जा लगभग समान होती है। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक के तत्व दर्शाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखें, जैसे ये हो गया स्टार, टी, वी, केवल, में, फी, को, नी, कु, जल। अच्छा देखें, ऐसे की हम बात करते हैं तो Sc 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, ये अपवाद था 3d5 4s1, ये 3d5 4s2, ये 3d6 4s2, ये 3d7 4s2, ये 3d8 4s2, ये 3d10 अपवाद था 4s1, और ये 3d10 4s2। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, यहां हम ये करने वाले हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे कैसे याद करनी है। देखें, सबसे पहले मैंने बोला लिमिट कितने की है, +2 की है। Sc एक ऐसा तत्व है जिसका अभी तक जो पदार्थ मिला है वो +3 अवस्था में मिला है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब Sc प्लस का 2 चार्ज शो नहीं करता, प्लस का 3 चार्ज शो करता है, ध्यान रखेंगे। अब देखें, 2 यहां से निकले, एक यहां से निकला, तो तीनों के तीनों निकल गए। इसका मतलब ये इससे अधिक चार्ज शो नहीं कर सकता। ठीक है, टाइटेनियम की बात करें +2 का मतलब ये दोनों बाहर आ गए। ऐसे सब में लिखते जाएंगे +2, सबके +2 बाहर आ गए, +2 +2 +2 +2 +2। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें एक क्या है, इसमें एक अपवाद है। अपवाद यह है कि कॉपर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, क्योंकि इसके लास्ट में 4s1 है, तो ये +1। अब बात करते हैं, 2 तो यहां से बाहर आ गए, यहां से अगर एक और बाहर आ गया तो +3। ऐसे सब में क्या हो जाएगा, +3 +3 +3 +3 +3 +3। अब यहां हम बात करें तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकले तो क्या बच गया, 3d10। इसका मतलब ये पूर्ण हो गया। पूर्ण का मतलब स्थायी हो गया। स्थायी का मतलब अब ये +3 का चार्ज शो नहीं करेगा। बात करें कॉपर की, तो कॉपर यहां से एक निकला है, परंतु यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है कॉपर का, तो क्या बन जाता है, +2। तो सबने पढ़ा होगा कि जो कॉपर है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर +1 और कॉपर +2। अगर कॉपर +1 में है तो हम क्या नाम पढ़ते हैं इसका, क्यूप्रस, और अगर +2 में है तो क्यूप्रिक। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, यानी +1 में है तो क्यूप्रस और +2 में है तो क्यूप्रिक। यानी अस और इक कब आते हैं, जब ऑक्सीकरण संख्या कम होती है तो अस, और अगर ज्यादा होती है तो इक आता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा देखें, इसके बाद अगर एक और यहां से निकल गया तो +4, ऐसे सब में +4 लगा देंगे। ठीक है, अब करना क्या, सुने, एक एक यहां से छोड़ते जाएंगे। ये +4 है तो यहां से एक छोड़ के नीचे +5 +5 +5 +5 +5 यहां भी छोड़ देंगे। अब यहां छोड़ देंगे +6 +6 +6 यहां भी छोड़ देंगे, और लास्ट में यहाँ +7। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। हमें कौन कौन सी ऑक्सीकरण संख्या याद करनी है वो देखें। कॉपर +1 और +2 में भी पाया जाता है, ये याद होना चाहिए। जिंक +2 में मिलता है, हमें ये याद होना चाहिए। Mn को देखें तो Mn +7 में सबसे हाईएस्ट है। अब बात करते हैं टाइटेनियम की, तो +2 +3 +4, बाकी जो भी आपको याद करना हो इजीली आप याद कर सकते हो। बाकी सभी को पता है Fe +2 और +3। तो Fe का नाम भी आप याद कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा FeCl2 FeCl3। तो FeCl2 में Fe पे चार्ज क्या है, +2, FeCl3 में Fe पे चार्ज क्या है, +3। इसका नाम हो जाएगा फेरस, यानी अस आ जाएगा। और यहाँ पे चार्ज ज्यादा है Fe पे तो फेरिक, तो इसका नाम होता है फेरस क्लोराइड, इसका फेरिक क्लोराइड। इस चीज को ध्यान रखना, अस और इक का। अच्छा देखें, पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आता है पेपर में वो क्या आता है,
मैं यहां मेंशन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, ये फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो क्लास 12 के लिए बोर्ड की बात कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आता है 3D में कौन सा तत्व, 3D में कौन सा तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3D में जितने भी तत्व हैं उनमें से कौन सा तत्व है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या नहीं देता है। मतलब वो कह रहा है कि मेरी ऑक्सीकरण संख्या बस एक है, जो भी है इतनी है, बस इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। तो वो कौन है? Sc+3 Zn+2। ये कह रहा है मैं हमेशा तुम्हें +3 में मिलूंगा, और ये कह रहा है हमेशा मैं तुम्हें +2 में मिलूंगा। बाकी कह रहे हैं कि हम किसी में भी मिल सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर या तो Sc लिख देंगे या Zn लिख के आ जाएंगे, दोनों ही राइट माने जाएंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो Sc हमेशा +3 और Zn हमेशा +2 में मिलता है, इसका ध्यान रखना। यानी एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, यानी 3D में कौन सा तत्व, 3D में कौन सा तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो सबसे ज्यादा यानी सबसे मैक्सिमम जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कौन सा तत्व देगा? तो इन सब में कौन सा तत्व है? देखो Mn है, Mn हाईएस्ट है, कितने पे मिल रहा है? +7 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस, यानी Mn कितने में? +7 में। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे कैसे याद करना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, और ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या क्यों दर्शाते हैं। तो इन दोनों का जो ऊर्जा है वो लगभग समान होने के कारण। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे की बात करें तो तीसरा गुण आपके पास क्या आएगा? देखें, तीसरा बात करते हैं उत्प्रेरकीय गुण। यानी उत्प्रेरकीय गुण का मतलब है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है सुने। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं और अपने में कोई भी चेंज नहीं आने देते, उस हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। तो सामान्यतः जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्प्रेरक जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक, ये सब हम यूज नहीं कर रहे। सिंपल हम यूज कर रहे हैं कि उत्प्रेरक किसे बोलते हैं? तो उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक का कैसे कार्य करते हैं देखें। एक डी ब्लॉक के तत्व की हम बात करते हैं तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इनके पास खाली कक्षक होते हैं, इस वजह से उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूं ताकि पेपर में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर पेपर में आता है डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, तो ये 2 पॉइंट आपको लिख के आना है। क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व जो है वो परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं और इनके पास खाली कक्षक होते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसा आपने लिखा N2 + 3H2, ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, हैबर क्रिया है, अमोनिया बनाने की विधि। इसमें बात करते थे ये गैस था, ये गैस था और ये गैस था। यहाँ पे उत्प्रेरक कौन था? Fe। अब तुम पढ़ चुके हो कि जो Fe है वो डी ब्लॉक का तत्व है। इसका मतलब यहाँ पे Fe काम करेगा किस चीज का? यहाँ पे Fe काम करेगा उत्प्रेरक का। मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि उत्प्रेरक क्या करता है। जैसे आपने लिखा सपोज M + N, यहां मैंने लिखा Q और यहां बन गया मान लो Mn। अब होता क्या है, जो Q है मैं इसको बोल रहा हूं कि ये Q है उत्प्रेरक। ये Q कौन है? उत्प्रेरक। तो सबसे पहले क्या करता है, जो Q है वो मैंने मान लिया ये है, यानी ये कौन है? उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक एक जगह यानी स्पेस प्रदान करता है जहां पर अभिकारक आपस में आकर मिलते हैं और मिलने के बाद उत्पाद बना देते हैं। तो ये सबको पता है ये उत्पाद है और ये कौन है? अभिकारक। अब होगा कैसे कैसे देखें। सबसे पहले क्या हुआ, ये Q है, इन दोनों में से मान लो M इसके पास आया
और m ने बोला भाई मुझे बंद बनाने के लिए जगह दे दो, तो इस m ने इस उत्प्रेरक के साथ बंद बनाया। ठीक है, अब बात करते हैं n बच गया, तो थोड़ी देर बाद ये n भी आ गया, ये तो हो गया m, n ने भी बंद बना लिया, ये हो गया उत्प्रेरक। अब बात करते हैं, इसका मतलब है उत्प्रेरक अपनी सरफेस पर यानी अपनी सतह पर अभिकारक के जो अणु हैं उनको अधिशोषित करता है। अधिशोषित का मतलब होता है कि मान लेते हैं ये उत्प्रेरक है तो इसकी सतह पर यूं चिपक गया है, इसके अंदर घुसा नहीं है पूरा, मतलब थोड़ा बहुत इसके ऊपर है, तो उसको हम बोलते हैं अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब है सतह पर चिपक जाना। तब हुआ क्या, जब n और m की बात करते हैं दोनों अधिशोषित हो जाते हैं, दिख रहा होगा अधिशोषित का मतलब इतना, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बंद बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे m ने पहले उत्प्रेरक के साथ बंद बनाया, n ने उत्प्रेरक के साथ बंद बनाया, अब होता क्या है m और n धीरे धीरे अपने बीच में बंद बनाने लगते हैं। जब m और n के बीच में संपूर्ण रूप से बंद बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, Mn, और ये जो उत्प्रेरक है ये टूटकर बाहर निकल जाएगा ऐसे। इसका मतलब है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कौन होते हैं, जो सरफेस यानी सतह यानी बेस प्रदान करते हैं जहां पर अभिकारक आकर जुड़ते हैं। और ध्यान रखना उत्प्रेरक अपने में यानी उत्प्रेरक अपने में कोई परिवर्तन नहीं होने देता, कोई परिवर्तन नहीं होने देता, यानी जैसा यूज करोगे वैसा ही लास्ट में बाहर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हालांकि हम बात करते हैं बोर्ड की तो इतना सब कुछ नहीं पूछा जाता, सिंपल पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्व जो है उत्प्रेरक के गुण क्यों दर्शाते हैं, तो ये 2 पॉइंट आपको लिख के आने हैं और साथ में एग्जाम्पल एक लिख के आ सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो अब मैं ये नहीं बता रहा कि उत्प्रेरक जब कार्य करते हैं तो संकीर्ण ऊर्जा में क्या चेंज आता है या उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को क्यों बढ़ा देते हैं। चलो एक हल्का सा पॉइंट है वो बता देता हूं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं, इस वजह से ध्यान रखना। चौथा हम बात करें तो चौथा है अंतराकाशी, अंतराकाशी यौगिक बनाना। अब अंतराकाशी यौगिक बनाने का मतलब क्या है, देखें डी ब्लॉक के तत्व की बात करते हैं तो इनका जो आकार होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी बड़े होने का मतलब क्या है, मान लेते हैं डी ब्लॉक का कोई भी तत्व है यानी उसका एक टुकड़ा ले लिया, इस टुकड़े के अंदर मान लेते हैं ये खाली स्थान है, ठीक है, इस खाली स्थान को हम बोलते हैं अंतराकाशी। इस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी। सबने पढ़ा है आवर्त सारणी में पहले ऐसा आता है, सेंटर में डी और ये पी, लेफ्ट से राइट जाने पर जो आकार है वो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर आकार घटता है। इसका मतलब है इसका आकार सबसे बड़ा होगा, इसका आकार थोड़ा छोटा हो गया, इसका आकार सबसे छोटा हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसका आकार बड़ा होगा और इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसका आकार बड़ा होगा। तो डी ब्लॉक के तत्व मैंने ले लिए, इसके अंदर खाली स्थान है, डी ब्लॉक का तत्व कह रहा है अगर मेरे से कोई छोटा तत्व है यानी पी तो इनको मेरे में डाल दो, ठीक है, ध्यान रखना। डी ब्लॉक के तत्व के अंदर कुछ स्थान क्या होते हैं, खाली होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। ये कह रहा है कि मेरे स्थान में कुछ छोटे तत्व हों तो भेज दो। एस कह रहा मैं तो बड़ा हूं तो मैं तो आ नहीं सकता, इसका मतलब है कुछ पी ब्लॉक के तत्वों को ये अपने अंदर समा सकता है। जैसे हम बात करते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, तो ये जो छोटे छोटे तत्व हैं पी ब्लॉक के वो इसके अंदर समा सकते हैं। जैसे मैंने बोरोन ले लिया तो बोरोन इसके अंदर आ जाएगा, आने के बाद नया तत्व बन गया ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अंतराकाशी, अंतराकाशी यौगिक बोल रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, ये अंतराकाशी यौगिक बनाने का क्या फायदा होगा, तो ध्यान रखना अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं इससे फायदा ये होता है कि अब जो डी ब्लॉक का तत्व है वो कहीं ज्यादा क्या हो जाएगा, कठोर, कहीं ज्यादा कठोर। दूसरा, इसमें जो विद्युत धारा है यानी जो सुचालक रूप है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी विद्युत धारा बढ़ जाएगी काफी, ठीक है, इसका ये फायदा होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। विद्युत धारा बहने का ज्यादा कारण क्या है, जो बोरोन है, क्योंकि ये अंतराकाशी स्थान बहुत सारे होते हैं, तो कभी यहाँ रहेगा, कभी जंप मार के कहीं दूसरी जगह, कहीं जंप मार के तीसरी जगह, तो इस तरीके से इधर उधर भागते रहता है। तो जो हमारे पास अंतराकाशी यौगिक है इसको बनाने का क्या फायदा है, इसका बनाने का फायदा ये हुआ, इससे बनाने के बाद ये कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है और इसमें जो विद्युत धारा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल ये हमारे पास कितने गुण हैं, 4 गुण हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम
नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जहां पे हम गुण नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब की बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए।